वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे हम आपको लिए लाया हूँ साइंस का सोशल साइंस का एकदम लाजवाब वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोग शायद इसको कैप्चर करें कि नहीं कि आई कांट से, बट आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि आपने जो होमवर्क कमेंट किया तो उससे मुझे लगता है यार वाकई में तुम लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं जो होमवर्क देता हूँ उसका आंसर कमेंट जरूर किया करना। तो फिलहाल अभी हम लोग इस वीडियो में 10 जो है इंपोर्टेंट लाजवाब वाला एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले, जो कि एग्जाम में बहुत ही काफी चांसेस है कि एग्जाम में छप जाए, और जब छप जाएगा तो आप छाप दीजिएगा। ओके, आइए शुरू करते हैं। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो पहले हिंदी देखते हैं, इंग्लिश में बच्चे लोग नोट कर लेंगे। पहला सवाल यहाँ पे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ। देखिए जानते तो है लेकिन लिखने का तरीका ही पता होना चाहिए। जानते तो है, मुंह से बोल देते हैं, लेकिन लिखने का तरीका, लिखने का जो हुनर होता है ना, वो सबसे बड़ी चीज है। ओके, कि सेंटेंस को कैसे बना के लिखना होता है। तो पहले इसके लिए, लिखने के लिए हमको पहले पढ़ना पड़ेगा, जब तक पढ़ेंगे नहीं तो हम लिख नहीं पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। जालियांवाला बाग का हत्याकांड क्यों हुआ। देखिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में बैसाखी के दिन एक एकत्रित सभा रॉलेट एक्ट एवं पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थी। यानी कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में बैसाखी का त्यौहार था, तो बैसाखी के दिन जो है एकत्रित हुए थे सभी लोग, और रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट लाया था अंग्रेजों ने, और पुलिस की जो दमनकारी नीति था उसका विरोध कर रही थी। सभा की कार्रवाई के बीच ही अमृतसर का सैनिक कमांडर जनरल डायर, अगर इतना बड़ा लिखना नहीं आता तो लिख दीजिएगा डायरेक्ट, जनरल डायर वहां पहुंचा और प्रवेश द्वार बंद कर दिया। क्योंकि आपको पता है एक ही दरवाजा था, इस बाउंड्री में सिर्फ एक ही दरवाजा था, और वो दरवाजा से, वही दरवाजा से आया और उसको बंद कर दिया, और न्यथे भीड़ पर जो है अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए। तो 2 नंबर का सवाल इतना लिख दीजिएगा, काफी है ना। और बहुत अच्छा से लिखिएगा, एकदम आराम से सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस, इसको पढ़िए समझिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन कर लेना जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। आइए जानते हैं कि किन्हीं दो प्रावधान, कौन कौन सा प्रावधान है जो ये बताता है कि भारत जो धर्मनिरपेक्ष देश है। देखिए भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। जो हमारा संविधान है भारत का, वो ये बताता है कि भारत एक जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है जहां पे किसी भी धर्म, किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, सब धर्म का बराबर अधिकार है। ठीक है ना। भारतीय संविधान की धारा 25 से 28 में भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को स्पष्ट करते हुए यह कहा। तो देखिए धारा 25 से लेकर 28 तक जो है ना, वो धर्मनिरपेक्ष के बारे में बताता है। क्या कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही है। मतलब भारत में भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं करना है, मनाही है कि ये अलग धर्म का है, वो अलग धर्म का है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। आपने सुना भी नहीं कि बिहार राज्य का अपना कोई धर्म है, यूपी का अपना कोई धर्म नहीं। सब धर्म, हर राज्य में हर धर्म के लोग है कि नहीं, हर राज्य में हर धर्म के लोग हैं, क्योंकि ये हमारा भारत है। और भारत ही एक ऐसा एकलौता देश है जहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, खास करके। हालांकि अमेरिका भी है, लेकिन भारत ज्यादा करके धर्म जो है भारत में ही रहते हैं। ओके, और इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन क्या है। देखिए आर्थिक नियोजन का मतलब होता है, नियोजन मतलब प्लान, प्लान। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक जो है, या तो पैसा को कैसे नियोजित करना है, कैसे प्लान करना है कि इस किस चीज में पैसा कहाँ पे खर्च करना है, इसी को बोलते हैं आर्थिक नियोजन। तो मैंने तो यूं ही रफ लैंग्वेज में समझा दिया, यहाँ पे समझते हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ है एक समयबद्ध कार्यक्रम, समयबद्ध मतलब एक समय के अनुसार जो कार्यक्रम होता है उसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है। मतलब ये हुआ कि समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत कि कोई एक टाइम बना हुआ है कि भाई इस, जैसे कि पंचवर्षीय योजना जानते हैं ना, कि पंचवर्षीय योजना होना है, इस साल में इतना पैसा खर्च होना है, इतना पैसा यहाँ खर्च होना है, इतना पैसा यहाँ खर्च होना है। तो ये बोलता है कि उसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित, पहले ही निर्धारित होता है कि सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, चाहे समाज के उद्देश्य से हो, चाहे कोई आर्थिक हो रहा है, चाहे कुछ पुल बन रहा है, सड़क बन रहा है, उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध जो संसाधन है उसको नियोजित समन्वय का उपयोग करना है। मतलब एक प्लान के साथ जो है एक बैलेंस बना करके जो उसका उपयोग करना है, सही ढंग से उपयोग करना है। भारत के योजना आयोग के अनुसार आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। तो भारत के जो योजना आयोग वो क्या कहती है कि आर्थिक नियोजन का ये मतलब हो गया कि जो राष्ट्र की जो प्राथमिकताओं के अनुसार, पहले राष्ट्र की क्या प्राथमिकता है, क्या प्रायोरिटी है, उसके अनुसार देश में जो संसाधन है ना, जितने प्रकार के देश में संसाधन है, उसका अलग अलग जगह पे विकासात्मक क्रियाओं में, मतलब जो जहां जहां विकास हो, जो काम विकास के लायक हो, उसमें जो है
प्रयोग करना, तो इसको बोलते हैं आर्थिक नियोजन। अब संसाधन के मतलब पैसा भी आ जाएगा, संसाधन है ना, मतलब मान लेते सरकार के पास फंड है, पैसे है, तो सरकार उस पैसे को ऐसा जगह यूज करेंगे, ऐसा जगह इस्तेमाल करेंगे जो विकास की राह पे चलेंगे, मतलब जो विकास होगा, जिससे विकास होगा, ठीक है ना। जैसे गांव है तो गांव में सड़क बनाना, तो गांव में सड़क बनाएंगे तो जाहिर सी बात गांव का विकास होगा, क्योंकि जब सड़क बनेगा तो दूसरी गाड़ी भी पहुंचेगी वहां पे, आमदनी भी बढ़ेगा गाड़ी वाला को, लोग आराम से जा पाएंगे, है ना, मतलब इकोनॉमिक का मतलब अर्निंग का सोर्स बढ़ जाएगा, विकास होगा, इस प्रकार विकास बोलते हैं। नई नई दुकानें खुल जाएंगी तो विकास होना शुरू हो जाएगा, तो ये उद्देश्य होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी आप लोग नोट कर ले। नेक्स्ट करते हैं, वन संरक्षण के कोई 4 उपाय बताइए। वन संरक्षण यानी कि जंगलों को हम कैसे बचा सकते हैं, उसका 4 उपाय। तो देखिए, काटे गए वन क्षेत्र का वृक्षारोपण करना, अगर जहां जहां पे वन कट गया, जैसे मान कि जंगल है ना, इसको काट दिए पेड़ को, तो फिर से यहाँ पे नया पेड़ लगा देना, है ना, ताकि फिर से नया जंगल बन जाए। फिर वन अग्नि को रोकने की व्यवस्था करना, मतलब जंगलों में अगर आग वाग लग गया है तो उसको रोकने की व्यवस्था करना। जैसे अक्सर होता रहता, गर्मियों के दिनों में अक्सर होता है जी कि जंगल में आग लग जाता है, तो उसके लिए व्यवस्था करना भाई कि जंगल में अगर आग लग जाए तो भाई उसको रोकना है, क्योंकि आग लगने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। दूसरा, परिपक्व वृक्षों, परिपक्व वृक्षों मतलब होता है जो एकदम कंप्लीट हो गया, जो एकदम वृक्ष जो तैयार हो गया, जो एकदम कंप्लीट वृक्ष हो गया, उसी को काटने का प्रावधान होना चाहिए। मतलब छोटे छोटे वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, एकदम परिपक्व हो गया, एकदम ओल्ड हो गया वो वृक्ष है ना, उसी को काटने का प्रावधान होना चाहिए। वन की उपयोगिता से लोगों को अवगत कराना, अब लोगों को बताना भी जरूरी है ना कि वन हमारे लिए क्यों बेनिफिट है। जब लोग जान जाएंगे तो यार एक पैर से घास भी नहीं चापेंगे, है कि नहीं, छोटा छोटा पेड़ भी होगा उसको भी नहीं चापेंगे पैर से, क्योंकि पता है कि ये वन से हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इसी पे हम डिपेंड है, इसी से हमारी जिंदगी चल रही है। तो लोग जब जानेंगे तो इसको काटने के लिए भी सोचना पड़ेगा उसको 10 बार, है कि नहीं। फिर जब लोग जब जान जाएंगे ना, जब लोग अवगत हो जाएंगे तो सब काम कर लेंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि सबसे पहली बात तो नॉलेज होना जरूरी है, तभी सब कुछ काम कर पाएंगे ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। आकस्मिक प्रबंधन का मतलब होता है जी, आप बोल सकते हैं कि इमरजेंसी में मैनेज करना, इमरजेंसी में। अब देखिए, आपदा के दौरान प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाने के उद्देश्य से किए गए जाने वाले कार्य जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। मतलब कहीं आपदा आता है, कहीं सुनामी आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, तो उस दौरान अगर लोगों को उस आफत से, उस आपदा से बचाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए जो भी काम किया जाएगा उसी को बोलते हैं जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, सहायता पहुंचाने के लिए आम लोगों की एकजुटता अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि आम लोग ही तो हेल्प करता है एक दूसरे का, है कि नहीं, कोई दूसरा लोग थोड़ी ना, घर का पड़ोसी ही तो यूज हेल्प करता है, अपने गांव का आदमी तो एक दूसरे का हेल्प करेगा, दूसरा गांव का आदमी हेल्प थोड़ी नहीं करता है। तो ये होता है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। चलिए नोट कर लीजिएगा। लोकतंत्र के मुख्य बाधाएं क्या है, बताइए भाई, लोकतंत्र की मुख्य बाधाएं क्या है। देखिए आइए पढ़ते हैं, हालांकि बहुत आसान है यार, ये बहुत ही आसान है, बस समझना है। सोशल को हमको समझने की जरूरत है कि क्या होता है, और जिस दिन समझ जाएगा उस दिन आप लिख दीजिएगा, और जो लिखिएगा ना वो आपका मन का, आपका खुद का लिखा होगा, और वो बिल्कुल सटीक होगा, और आपको मैसेज नंबर भी मिल पाएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि एग्जाम में आता है ना कि अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, तो सेंटेंस अगर आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा है यहाँ के समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता। सबसे बड़ी बाधा क्या है कि समाज में ना आर्थिक असमानता है, सबसे बड़ी बाधा है। आर्थिक सामाजिक तो है ही है, समाज के अनुसार बाधा वही है कि समाज में मतलब छोटा समाज से बिलोंग कर रहा है, छोटा बड़ा समाज से बिलोंग कर रहा है, ये तो असमानता है। फिर आर्थिक असमानता, कोई गरीब है कोई अमीर है, ये भी एक बड़ी बाधा है। चलिए दूसरा क्या बात है, भारत की अधिकांश जनता निरक्षर है। भाई हम लोग पढ़ते 74% पास पढ़ा लिखा है, लेकिन पता है भारत में पढ़ा लिखा किसको बोला जाता है, अगर किसी व्यक्ति को अपना नाम लिखने आता है तो उसको ही पढ़ा लिखा माना जाता है। सब सोच लीजिए, एक अनपढ़ आदमी को नाम लिखना सिखा दीजिए, कितने दिन लगेगा सिखाने में उसको, 4 दिन 5 दिन, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 4 दिन 5 दिन, अब वो पढ़ा लिखा की गिनती में आ गया। इस प्रकार 74% पढ़ा लिखा, मैं बताऊं अगर रियलिटी में देखूं तो भारत में 50% से ज्यादा नहीं होने वाला पढ़ा लिखा, चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इतना सब बढ़ गया, ये सब फालतू है। नाम लिखने आ गया तो पढ़ा लिखा हो जाएगा। देखिए पढ़ा लिखा तो वो है भाई जिसने मैट्रिक पास कर रखा, 5, 8, 9 पढ़ा, उसको बोलेंगे पढ़ा लिखा। नाम लिखने पढ़ा नहीं, नाम लिखना आ गया, हो गया पढ़ा लिखा, अक्सर देखें। चलिए अधिकांश, अब तो हमारे सारे लोग पढ़ रहे हैं तो अब तो परसेंटेज बढ़ेगा। देखिए तो अधिकांश जनता क्या निरक्षर है, अनपढ़ है, जो अपने वोट का मूल्य भी नहीं समझता, अपना वोट किसको देना है, हमारा वोट की कीमत क्या है, बिक जाते तुरंत में ना,
4,000 5,000 रुपये में बिक जाते हैं, उसको पता नहीं कि हमारे वोट की कीमत क्या है। यहाँ जनता लालच में पड़कर अपने मत को दुरुपयोग कर देते हैं, लालच में आ गया, इसको वोट देना है रे, 2,000 रुपये मिल जाएगा, चलो वोट देते हैं इसको, बिरयानी मिल जाएगा खाने के लिए, पूड़ी मिल जाएगा, ये सब करके दूसरा को वोट देते हैं। भाषण में निष्पक्ष समाचार पत्र भी अभी, और हमारे भारत में जो निष्पक्ष समाचार पत्र है वो भी जो है, समाचार पत्र का भी अभाव है। जितना भी समाचार पत्र वो कोई निष्पक्ष नहीं, ना तो कोई मीडिया ना तो समाचार पत्र निष्पक्ष है, सब बिकाऊ मीडिया है, जो सरकार अगर बोलती है वही छापती है। तो देश में हो क्या रहा, पत्र जो समाचार पत्र है या मीडिया वाला है, उसको सरकार से तो सवाल पूछना चाहिए, है ना, सरकार में मिलजुल के नहीं बल्कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए। लेकिन हमारे मीडिया क्या हाल है देख सकते हैं आप। तो समाचार पत्र भी अभाव है, निष्पक्ष समाचार पत्र ही नहीं है, किसी एक का पक्ष ले लेता है। निष्पक्ष मतलब किसी का भी पक्ष नहीं लेना है, जो गलत गलत सही सही करना है। यही कारण है कि यहाँ की जनता को भी सही जानकारी नहीं मिलती। अब जो टीवी में देखिएगा, ये हो रहा वो हो रहा, रियलिटी में क्या हो रहा पता नहीं है, जो दिखा रहा जनता देख रहा है ना, और सही जनमत भी नहीं मिल पाता है, तो जैसे सही से वोट भी नहीं मिल पाता, जान भी नहीं पा रहा, सिर्फ बड़ाई गिना रहा, किसी की भी किसी के भी बड़ाई गिना रहा, बुराई भी तो गिनाया करो, है ना। तो समाचार पत्र हो या तो मीडिया, उसको बहुत, चूंकि ये हमारे देश का चौथा खंभा माना जाता है, लोकतंत्र का चौथा खंभा माना जाता है कौन, समाचार पत्र, मीडिया। ओके, तो ये सब हमारे देश की मतलब लोकतंत्र में बाधाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आपको नोट कर लेना है, ये भी नोट कर लेना है। लैंगिक असमानता क्या होता है, देखिए ये भी हमारे समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लिंग के आधार पर स्त्रियों और पुरुषों के बीच भेदभाव करना या तथा पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को हीन समझने की भावना लिंग भेद या लैंगिक असमानता कहते हैं। तो लिंग के आधार पर, यानी कि लिंग के आधार पर मतलब कोई लड़की है लड़का है, ये स्त्री है पुरुष है, इसके बीच में भेदभाव पैदा करना, और पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को हीन समझना, मतलब ये पुरुष है तो बहुत बड़ा ताकतवर है, या तो बहुत अच्छा काम कर सकता है, और महिलाएं ऐसा काम नहीं कर सकती, ये जब दिमाग में आता है ना, यही इसी को बोलते हैं लैंगिक असमानता। लड़की को लड़के की तुलना में कम महत्व दिया जाना, होता है ना, घरों में अक्सर होता है भाई, सब बहुत से घरों में भी होता है, लड़की को लड़के की तुलना में कम महत्व मिलता है। बेटी सुबह उठ के झाड़ू दे देना, तुम कहे बेटा सुबह रहेगा 8 बजे तक, ठीक, ये महत्व दे दिया किसको, लड़का को महत्व दे दिया बेटा को। बेटी को सुबह उठ रही, झाड़ू दे रही, बर्तन धो रही, बेटा 8 बजे आराम से उठ रहा है एकदम अड़िया करके, बस फिर नाश्ता मिल ही जाना बगल में सामने में आके। खान पान का पालन पोषण, शिक्षा, पालन पोषण भी देखिए, बेटा है तो रोज मिलेगा 50 रुपया, बेटी है तो 1 रुपया महीने मिलेगा। शिक्षा, बेटा है भाई तो जाएगा अमेरिका पढ़ने के लिए, जाएगा पटना जाएगा पढ़ने के लिए, बेटी अपने घर में पढ़ो, स्कूल नहीं तो मत पढ़ो। आदि में अंतर करना, ये सब अंतर करते हैं, लड़कियों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर घर के कामों को तक सीमित रखना, है ना, प्रतिबंधित रखता है कि भाई बाहर लड़की नहीं जाएगी, या तो फिर लड़कियां यहाँ तक का करेगी पढ़ के, काफी है मैट्रिक कर लो, ये सब जो बाधाएं उत्पन्न होती है यार, तो यही सीमित होना। पुरुषों का स्त्रियों पर नियंत्रण, देखो ये भी एक प्रॉब्लम है, पुरुषों का स्त्रियों पर नियंत्रण, समाज के दिमाग में बैठ गया कि महिला जो है पुरुष के अंडर में रहती है, तो ये कंट्रोल हो रहा। अब देखो पुरुष जो बोलेगा महिला वो करेगी, तो ये भी समझ लो क्या असमानता है लैंगिक, तो यही सब लैंगिक असमानता का उदाहरण है। तो आई थिंक आप तो लिख ही दीजिएगा निश्चित तरीके से। आप मतलब जो महिलाएं यहाँ पे होंगी, जो स्त्रियां हैं, जो जो गर्ल्स यहाँ पे, तो बहुत अच्छे तरीके से लिख देगी, लड़के भी अच्छे तरीके से लिख देंगे, है ना। निष्पक्ष रहना है आप लोग को, हमेशा निष्पक्ष है, जो सही सही गलत गलत। खनिज उद्योगों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, जो हमारे पास खनिज है, कोयला, पेट्रोलियम गैस, क्यों उसको संरक्षित करना चाहिए। हमें खनिजों का संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिज पर डिपेंड है। कोई भी उद्योग है और कृषि है, खनिज पर ही तो निर्भर है। खनिजों का प्रयोग लाखों वर्ष से होता रहा है। खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरणीय है। हम जानते हैं कि खनिज संसाधन क्या सीमित है, एक न एक दिन आने वाले भविष्य में खत्म हो जाना है, और अनवीकरणीय भी, इसको हम पैदा भी नहीं कर सकते, नए तरीके से बना भी नहीं सकते। अयस्क के निरंतर खनन से, अयस्क जो यूज करते हैं तो ज्यादा यूज कर रहे हैं, ज्यादा वेस्ट करते हैं, खनन से ज्यादा खनन करते हैं, ज्यादा खोद के निकालते हैं, तो लागत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ती है, क्योंकि खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी घट जाती है। तो ये है खनिजों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो आप अगर ये वाला सेंटेंस नहीं भी लिखोगे ना तो कोई हर्जा नहीं है, आप 3 लाइन उतना लिख दोगे चलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। सलम पद्धति किसको बोलते, देखिए औद्योगिकरण, औद्योगिकरण आया था ना भारत में, पूरी दुनिया में आया था जी, जिसके बाद नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ था, है ना। लोग एकदम कोढ़िया बनते चले गए, अपने हाथ पैर के अलावा मतलब मशीन ही काम करना शुरू कर दिया। तो औद्योगिकरण ने सलम पद्धति को जन्म दिया। यही औद्योगिकरण जो है ना, वही सलम पद्धति को जन्म दिया। अब जानते जन्म दिया कैसे, शहरों में जब औद्योगिकरण आ गया, तो चाहे औद्योगिकरण आ गया तो क्या हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल गई, चप्पल बनाने की कंपनी, मतलब अल्लाह के मतलब सब मशीन का आविष्कार हो गया, कपड़ा बनाने का मशीन, सब तरह के मशीन आविष्कार हो गया। आविष्कार हो गया तो बड़ी बड़ी कंपनियां खुलने लगी। अब कंपनियां खुल गई तो कंपनी में काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए ना, लोगों को तो लोग कहाँ से आएगा भाई,
भाई शहर के लोग तो बड़ा फोरमैन होते हैं ना, गांव के लोग उठा के लाते हैं मजदूर को, है ना, मुसहर चमार जो भी एकदम निचला निचला जाति का, उसको बोलता जाए तुमको 10 रुपये देंगे, चलो काम करेंगे। भाई गांव में 5,000 नहीं कमा पा रहा था, शहर जाकर 10 कमाएगा, तुरंत चल जाएगा, है ना। तो वही शहरों में स्थित कारखानों में काम करने के लिए श्रमिक गांव छोड़कर शहर में आकर बसने लगे। अब भाई उसको काम चाहिए था, अब बसने लगे तो भाई श्रमिक लोग कारखानों के समीप पर रहना पसंद करते थे, क्योंकि भाई कारखाना यहीं पे है, हम यहीं पे रहेंगे तब ना जल्दी पहुंच जाएंगे टाइम पे, हमको भगाएगा भी नहीं, हमको डांटेगा भी नहीं। वहां उनके रहने की समुचित व्यवस्था भी नहीं था। अब भाई कारखाना का इर्द गिर्द सब लोग रह रहा है, जितना भी लोग झुग्गी वगैरह बना के, है ना, खुम्बा खट्टी घर के जो है वहां पे घर बना के रह रहा है, और यहाँ पे क्या है, कचरा फैला हुआ है। तो जान रहे हैं छोटे गांव के लोग तो साफ सफाई तो नहीं रहता है, गंदगी रहता है, रहने का सही से व्यवस्था भी नहीं होता है, छोटे छोटे अव्यवस्था कर अस्थायी निवासी में रहना पड़ता था। कारखाना वाले भी जगह जमीन देता है कि चलो यार मेरा मजदूर बगले में रहेगा तब ना तुरंत पहुंच जाएगा, मेरा काम तो निकल जाएगा। और झुग्गी झोपड़ी ने झुग्गी झोपड़ी एक रूम बना के दे दिया, टॉयलेट बाथरूम का कोई व्यवस्था नहीं सही से, तो भाई समझ रहे फिर क्या होगा, है ना। निवास का अस्थायी अस्थायी निवासों में रहना पड़ता था। कारखानों में इर्द गिर्द श्रमिकों की बस्तियां या सलम बस गई। अब वही जो बस्ती बसा ना, इर्द गिर्द जो लोग रहने लगे, उसी को बोला गया सलम। और वो जो पद्धति, इसी को बोला गया सलम पद्धति, मतलब सलम सिस्टम, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो मतलब औद्योगिकरण हुआ, नए नए कारखानों का, नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ, कारखाना में नए नए कारखानों का स्थापना हुआ। अब उस कारखानों में श्रमिक काम करने के लिए गांव से आकर के उसके शहर में आकर रहने लगे। शहर में रहने लगे तो कहाँ पे, कारखाना के इर्द गिर्द ही रहने लगे। कारखाना वाले भी चाहते थे भाई यहीं पे रहो ताकि हमारा काम निकल जाए। अब इस वजह से वहां पे सही से रहने का व्यवस्था नहीं था, खान पान का व्यवस्था नहीं था, तो समझ सकते क्या हाल होगा वहां का, है ना, बहुत गंदगी रहता है। चलो भाई इतना तो मैं बता दिया, आई थिंक आप समझ में आ गया। आखिरी सवाल ये है, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य लिखिए। होमवर्क भी देने वाले आपको हमें, ओके, छोड़ेंगे नहीं हम जी आपको। आप लोग होमवर्क आंसर बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, आई लाइक दिस यार। बोलता क्या, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए नदी घाटी परियोजनाओं के कई उद्देश्य है, क्या है मतलब, नदी घाटी जो परियोजना होता है, जैसे सोन नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, है ना। तो ये परियोजना का उद्देश्य क्या है, इसका अर्थ, इसका मतलब क्या है, क्यों करते हैं परियोजना को, क्यों स्थापना करते हैं, है ना, जानते हैं। बाढ़ कंट्रोल करना, बाढ़ बच कंट्रोल में रहे, मृदा अपरदन, मृदा ना कटे, है ना, अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जल पूर्ति, पीने के लायक भी जल पूर्ति बनाते हैं ना, उस जगह का पानी सप्लाई भी करके पीने के लायक बनाते हैं बड़े बड़े शहरों में। सिंचाई के लिए भी, विद्युत उत्पादन में भी इसका काम आता है, उद्योगों की जल पूर्ति, जो बगल में उद्योग कंपनी है उसके लिए पानी मिल जाता है। परिवहन, भाई परिवहन, अब देखो नाव चलेगा उसमें, तो जहाज चलेगा, तो सभी आ जाएगा ना। मनोरंजन, देखो मनोरंजन जाएगा वहां पे, एकदम बीच बना देगा वहां पे, घूमने का जगह बना देगा, पैसा लेगा, सरकार को फायदा कितना है। वन्य जीव संरक्षण, अब इससे वन्य जीव को भी संरक्षण मिलेगा, वन का अगर वहां पे है भाई तो वन लोग का भी वहां पे बेनिफिट मिल जाएगा यार, जंगली जानवर लोग को पानी वानी का व्यवस्था मिल जाता है। मत्स्य पालन, लो मछली भी पालन हो सकता है उसमें, क्या बात है ना। कृषि के लिए जल भी मिल जाएगा, पर्यटन भी आएगा, लोग सैलानी घूमने के लिए भी आएंगे, तो कितना सारा फायदा है नदी घाटी परियोजना का। हमको तो मन करता है कि मैं अपने घर के पास बना लूँ एक नदी घाटी परियोजना, क्या बोलते हैं आप लोग, बना लूँ। अब आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है ना। होमवर्क आपको ये करना है, होमवर्क में ये बताना है कि सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट क्या है, सागर सम्राट क्या है, व्हाट इज सागर सम्राट, इस आई थिंक इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, व्हाट इज सागर सम्राट। कमेंट करना आप लोग आंसर, क्योंकि आपका आंसर बहुत ही लाजवाब रहता है, और सबका आंसर अलग अलग रहता है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है बातों में, तो लगता है यार कुछ तो बच्चा, अगर एक बच्चा आकर के पूरा का कमेंट पढ़ लेता है ना हर किसी का आंसर, तो हर से थोड़ी थोड़ी बातें चोरा चोरा करके एक नई बात बन सकता है उसका, है कि नहीं। नीचे कमेंट करना अपना आंसर, और वीडियो को नीचे कमेंट करके ये बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कितना सवाल याद था, याद नहीं था तो अपने कॉपी में नोट कीजिए, अभी तुरंत लिखिए कॉपी में, और लिख करके याद कीजिए। लिखिएगा तो 100%, 50%, 60% दिमाग में तो आ ही जाना है, कंफर्म। ओके जी, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।